कभी नहीं था। तो ऐसे स्थिति पे 3 आईडी की जब बात आई, 30,000 की बात आई थी, उस टाइम पे मैं रेलवे स्टेशन पे गया। और आपको मैं क्या बताऊँ, मतलब वो दिन आज याद करके शायद आप 6-7 सालों के बाद ज़िंदगी में पहले इंसान आप हैं जो ये सब चीज़ें जिनके सामने आज मैं कुछ कह पा रहा हूँ, कि मैं पूरी एक रात के अंदर 10-10 रुपए करके, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, रिश्तेदार उस समय नहीं थे, दोस्त यार जो भी थे उनके पास इतने पैसे नहीं थे, वो मुझे दे सकते थे। 100-200 रुपए वाले सब मेरे फ्रेंड थे, क्योंकि सब देखा जाए तो मीडियम फैमिली से थे, जिनको 500 रुपए महीने का रहने का मिलता, तो कर्ज कहाँ से दे पाते हैं, ऐसा कंडीशन था। तो उस टाइम पे रेलवे स्टेशन पे मैंने कोट पैंट टाई लगा कर, और उस बिजनेस के लिए 3 पोजीशन के लिए, आईडी के लिए 10-10 रुपए करके रेलवे स्टेशन पे मैंने लोगों से डोनेशन मांगा। और पूरी एक रात के अंदर एक प्लेटफॉर्म से इधर, एक प्लेटफॉर्म से उधर जाते जाते एक प्रोफेशनल अंदाज में मैं लोगों से बोलता था कि सर मुझे 10 रुपए चाहिए आपसे, क्योंकि मैं अपना पर्स भूल चुका हूँ और मुझे जाना है कहीं। लोगों ने कभी इग्नोर नहीं किया, और फाइनली मैं एक रात में 44,000 रुपए इकट्ठा करता हूँ, और सुबह जाकर के मैं बिजनेस को ज्वाइन किया। बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद अपने अपलाइन को मैं एक ही चीज बोल रहा था कि सर मैं एक गोल्फ के अंदर एक फुटबॉल की तरह हूँ आपके जीवन के लिए। जितना किक मारना है आप मारो, लेकिन सर लाइफ के अंदर ना एक बार मुझे गोल पोस्ट के अंदर दिखा। क्योंकि मेरी टारगेट ही थी कि मैं अपनी फैमिली की सारी समस्याओं को हल कर सकूं। उस टाइम पे अपलाइन ने जैसे भी कहा एक एक दिन में 25-25 किलोमीटर तक, क्योंकि उस समय बाइक नहीं थे, साइकिल नहीं थे हमारे पास, तो कभी इस मॉल से कभी उस मॉल तक जाना आना, पैदल चलना, वो 5 रुपए का मिक्सचर, तो 2 बोतल पानी पीना, कोई रहने के लिए उस तरह का मेरे पास जगह नहीं था। कभी हनुमान मंदिर में जाके, कभी गुरुद्वारे के अंदर जाकर के हफ्तों समय गुजर जाते थे। दिन भर क्लास अटेंड करने के बाद जैसे ही क्लास वहां से खत्म होता, सारे लोग ड्रेस कोड चेंज करने आते, और मैं उसी ड्रेस को पहन कर मैं फील्ड देखिए पे चलता, आपका और लगभग एक 9 साढ़े 9 गेम और बजे 10 एक बजे रात को मैं प्लान कर करके आता था। प्लान उस समय ये देख करके नहीं करता था मैं कि कौन आदमी मुझे ज्वाइन करेगा, जो मिलता एक था ये बस वन उसके है, सामने मैं बैठ एक ये जाता वन था। और एक ये भाई वन साहब आपके पास 10 मिनट समय है, आप करो, क्योंकि मेरे है। पास एक वजह था कि मेरे पास समय कम था, और मैं कम से कम समय में कुछ करना चाहता था। और इधर फाइनली कुछ ऐसा हुआ लाइफ के अंदर, कुछ कंपनी के अंदर मैं फेल हो गया, और फेल होने के बाद एक सरमा सा स्ट्रोक टाइप से लगा मुझे। उस टाइम पे लगभग 3 महीने तक मैं एक मित्र के यहाँ पे रहने लगा भिलाई के अंदर, और फिर उन्होंने मुझे घर पे ड्रॉप किया। ड्रॉप आउट करने के बाद मार्केटिंग से दिल उखड़ चुका था, लेकिन मैं घर वापस नहीं आया। घर से थोड़ा सा दूर, जो मैं बता रहा हूँ अंबिकापुर से 100 किलोमीटर दूर है मेरा गाँव। तो मैं अंबिकापुर में रुका, और अंबिकापुर में रुकने के बाद फिर से वहां से मैंने काम शुरू किया दूसरे कंपनी के अंदर। वहां पे भी एक झूठ की वजह से मैं टिक नहीं पाया, लेकिन फाइनली एक और भी कंपनी आई मार्केट के अंदर, जो 2 में 1 तुलसी फ्री देती थी। और मेरे लिए एक बहुत बड़ा ये अपॉर्चुनिटी था कि मैं इस तुलसी को बेचूं और सब कुछ करूंगा। तो उसके लिए रात रात भर बैठ बैठ कर, मतलब कई दिनों तक आंखों की नींद उड़ गई थी, क्योंकि अवसर दिख रहा था कि मैं यहाँ से कुछ कर सकता हूँ। मैंने एक एक करके उन गरीब दोस्तों को भी बुलाया, कॉलेज फ्रेंड लोगों को बुलाया, बहुत सारे लोगों को बुलाया मैं, और उनसे मैंने डिस्कशन किया कि इस तरह से करें हम लोग, एक एक करके ऐसे सेल करें तो हम यहाँ तक जा सकते हैं। और स्थिति ऐसा रहा सर कि नवंबर 2017 की बात है, 2017 नवंबर महीना था, और पूरे एक साल के बात नहीं है, सिर्फ एक महीने के अंदर 40,630 तुलसी उस एक महीने के अंदर हम सेल करने में सक्षम रहे। और फाइनली जिस विजन के साथ मैं आया था कि मैं 34 लाख को जिंदगी से ऋण को हटाओ, मैंने वो दिन वाकई में अंबानी से भी कहीं ज्यादा मैं अपने आप को उस दिन में अमीर महसूस कर रहा था, और मैंने विन किया, विन किया। ओके सर। सर जैसे कि आपने अपने बारे में बताया कि आपने बहुत कुछ ऊपर और नीचे आपने जिंदगी में देखा है, दुख और सुख देखा है, धूप और छांव देखा है, ये सब कामयाब लोगों के साथ होता है। सर तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा इस सफर में जो अभी आपने बताया, आपने चैलेंजेस ऑलरेडी आपने डिटेल्स में मुझे बता दिए, लेकिन टॉप 3 ऐसे कौन सी चुनौतियां थी जिसको आपने सामना किया, थोड़ा संक्षिप्त में बताएं कि टॉप 3 चुनौतियों को आपने सामना किया और अपने जिंदगी से हटा के आप जिंदगी में आगे बढ़े, उस पर आप थोड़ा सा बात करें सर। जी बिल्कुल, पहली चैलेंज की अगर मैं बात करूँ सर, तो मेरे जीवन के लिए सबसे पहला स्ट्रगल था कि मैं किसी कंपनी को ज्वाइन कैसे करूँ, क्योंकि उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे। जैसा कि अभी मैंने पहले बताया आपको कि मुझे रेलवे प्लेटफॉर्म पे डोनेशन लेने की नौबत आ गई थी। मेरी जिंदगी की पहली चैलेंजेस थी, जिसे मैंने फेस किया और मैं उसमें विन भी किया।
दूसरी अगर मैं बात करूँ तो दूसरी चैलेंजेस ऐसी थी कि जहाँ पे मैं रहता था, जिस माहौल में, जिस सर्कल में रहता था, वहाँ पे मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड थे। क्योंकि ये पढ़ते हुए तेज-तर्रार स्टूडेंट के वाक़ई में फ्रेंड रहते हैं, सर्कल रहते हैं। तो बहुत सारे दोस्तों ने जब हँसी उड़ाना शुरू किया, रिलेशनशिप ने मुझे छोड़ दिया, अवॉइड किया, घर वाले मुझे फेस नहीं कर पा रहे थे। उनका कहना था कि मेरा बच्चा बिगड़ गया, खराब हो गया, अभी कुछ नहीं कर सकता। कई चीज़ें ऐसी थी मेरे लाइफ़ के अंदर, जब ये सब चीज़ें सामने आई, तो सेकंड में मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो फेस किया वो रिलेशनशिप था। दोस्तों के लिए था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ्रेंड थे जिनको उस टाइम पे मैंने खो दिया। बहुत ऐसे मेरे रिलेटिव थे जिनसे हमेशा से मतलब कुछ न कुछ लगाव रहता था मुझे, उन्हें मैंने खोया। और फाइनली अगर मैं बात करूँ तो मैं एक निकम्मा का रिवार्ड पाया जीवन के अंदर कि ये बेकार लोगों का काम है, ये एजुकेटेड लोगों का काम नहीं है, ये बेकार लोगों का काम है। आप कभी गाड़ी नहीं कमा सकते, करोड़ों रुपए नहीं कमा सकते ज़िंदगी के अंदर। तो ये सब जो शब्द थे, ये वाक़ई में ब्रह्मास्त्र की तरह मेरे हार्ट को पैन किए। ओके। आपके रोल मॉडल कौन है संजय सर? थोड़ा जानना चाहेंगे, हु इज योर रोल मॉडल? जी सर, बिल्कुल अगर मैं बताऊँ तो रोल मॉडल की अगर मैं जहाँ तक बात करूँ मेरे लाइफ़ के अंदर, तो मैं सीरियसली बोलूँ, हालाँकि लोगों के लिए तो बहुत सारे रहते हैं, मेरे लिए भी हैं अपलाइन डाउनलाइन, क्योंकि जो संगत में है, जिनसे अच्छा गुण मिला सब है। लेकिन स्पेशली फॉर मैं ज़िंदगी के अंदर 2 रोल मॉडल बोलता हूँ। एक तो मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को इसलिए रोल मॉडल मानता हूँ अपने जीवन के अंदर, कि उन्होंने 3 मैसेजेस दिए। एक तो शिक्षित रहो, दूसरी संगठित रहो और तीसरा संघर्ष करो। मैंने एजुकेशन को अपना जीवन माना, संघर्ष ही मेरा मित्र रहा, और किसी भी जगह पे रहूँ तो मैं संगठित रहूँ, ये मेरा नेचर के अंदर आया, उनकी वजह से। और दूसरा अगर मैं बताऊँ, तो वो आप हैं सर, जिसके लिए मैं जितना भी कहूँ, वाक़ई में दिल सैल्यूट करने के लिए बोलता है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, जब मैं पुरी में था तो एक ही लाइन आपके लिए मैं बोला था कि सर फर्स्ट टाइम मिला हूँ, दीवाना हो गया हूँ। क्योंकि जो आपके अंदर एक पोटेंशियल थी, मैंने देखा स्टेज के ऊपर आकर के वो घंटों तक विदाउट माइक, विदाउट स्पीकिंग बोलना मेरे जीवन का एक ड्रीम है। मतलब लोगों के लिए पैसे कमाने का ड्रीम होता है, मेरी ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा अहम ड्रीम है कि मैं एक ऐसा स्पीकर बनूँ, जो मैं हज़ारों लाखों लोगों के बीच में बिल्कुल उन्हें बेझिझक रिप्रेज़ेंट कर सकूँ। ये मेरी ज़िंदगी के एक उद्देश्य है। और मैं उस दिन मतलब समझ पाया कि मैं बिल्कुल सही कंपनी के अंदर हूँ, पूरी में मुझे लगा वाक़ई में हमारे मैनेजमेंट में आप जैसे इंसान हैं, तो निश्चित तौर से मुझे गाइड मिलेगी और बेहतर तरीके से मिलेगी। थैंक्स सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गोल्डन वर्ड्स। जैसे कि आपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत कुछ आपने पाया भी है संजय सर, तो मैं जी। आपसे ये जानना चाहूँगा, जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कि आपने डायरेक्ट सेलिंग को अपना कैरियर क्यों चुना? क्या था ऐसे आपके दिमाग में चल रहा था कि इस इंडस्ट्री को सर आपने चुना? सर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को चुनने का सबसे बड़ी बात अगर मैं बताऊँ, तो इस इंडस्ट्रीज़ के अंदर जब मैं अपने वजह को कंप्लीट किया था, जिस वजह से मैं आया था, जब मैं उसे पूरा किया, तो इसके बाद भी जब आगे करने की जो इच्छा थी, वो इसलिए थी कि पहली चीज़ तो ये मैंने देखा कि मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी उम्मीदें मेरे साथ जुड़ी हुई थी। तो मुझे लगा कि क्या मैं अपने ड्रीम को पूरा कर लिया, तो क्या मैं इनको छोड़ करके चला जाऊँ? पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ कि इस इंडस्ट्री के अंदर अगर मैंने एक चीज़ देखा, तो सबसे अच्छी चीज़ कि यहाँ पे किसी को एजुकेटेड होने की ज़रूरत नहीं है, किसी को हाई क्वालिफ़ाइड होने की ज़रूरत नहीं, किसी भी बंदे को यहाँ पे बिल्कुल ओवर टैलेंट होने की ज़रूरत नहीं। किसी के पास बहुत ज़्यादा दौलत हो, प्रीशियस चीज़ें हों, तो ऐसी भी कोई कंडीशन अप्लाई नहीं करता ये इंडस्ट्री। दूसरी तरफ मैं यहाँ पे देखा कि ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे एक इंसान सर्वगुण संपन्न हो सकता है। क्योंकि दुनिया के अंदर एक डॉक्टर दूसरे को डॉक्टरी सिखा जरूर सकता है, लेकिन एक डॉक्टर दूसरे को बिजनेसमैन नहीं बना सकता। लेकिन ये एक ऐसी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे हम एक अच्छे बिजनेसमैन भी बनते हैं, एक अच्छे डॉक्टर भी बनते हैं, भले हमारे पास सर्टिफिकेट ना हो डॉक्टरी के, लेकिन इतने सारे वेलनेस के प्रोडक्ट की जानकारी आ जाती है जहाँ पे हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर के बराबर के नॉलेज ले लेते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एक अच्छे बिजनेसमैन हम बनते हैं, एक अच्छे स्पीकर बनने का मौका हमें यहाँ पे मिलता है। और उससे भी बड़ी बात अगर मैं अपने जिंदगी के अंदर फील किया, तो दुनिया के सारे ऐसे स्कोप हैं जहाँ पे अनएथिकल लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है, अनडिसिप्लिन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, लोग किसी को मदद सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। लेकिन ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे कोई किसी को गलत लैंग्वेज में बात नहीं करता, हर एक व्यक्ति किसी को सर या मैडम कह के रिस्पेक्ट देता है। मैंने यहाँ पे एक और भी चीज देखी कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति, चाहे वो गोरा हो, काला हो, छोटा हो, नाटा हो, मोटा हो, कोई भी हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे कंपटीशन कितना भी बड़ा हो, लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट किया जाता है।
ये एक ऐसी इंडस्ट्री मैंने यहाँ पे देखा इसे, जहाँ पे हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता रहता है। तो यही एक वजह था जिसकी वजह से मैंने डायरेक्ट सेलिंग को अपना करियर बनाया, और जब तक मैं जीऊँगा तब तक मेरी ज़िंदगी का करियर डायरेक्ट सेलिंग ही है। ग्रेट सर, ग्रेट, बहुत अच्छा। आपके हिसाब से क्या फ्यूचर है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का अपने हिंदुस्तान में, क्योंकि आपको नई पीढ़ी सुन रही है और आपसे जानना चाहती है इस इंडस्ट्री का क्या भविष्य अपने इस हिंदुस्तान में, थोड़ा उस पर आप रोशनी डालें। जी, बिल्कुल। मैं अगर फ्यूचर की बात करूँ, चूँकि मैं बहुत ज़्यादा किताबें मैंने तो जीवन के अंदर पढ़ी है, लेकिन मैं अपने एक अनुभव की बात करता हूँ, जो मैं समझ पाता हूँ, उसके विषय में मैं बताने जा रहा हूँ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ की जहाँ तक फ्यूचर की बात करें, खासकर हिंदुस्तान, इंडिया के अंदर, और वो भी प्रोडक्ट बेस में। तो मैंने एक चीज़ देखा है कि 1947 से लेकर के अब तक भारत को आज़ाद हुए लगभग 73 से 74 साल दिन हो गए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये है कि अभी भी हमारा देश एक विकसित देश नहीं बन पाया है, बल्कि एक विकासशील देश है। और इस विकासशील होने का जो वजह है, ये यही है कि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है, वो कहीं न कहीं आज 150 करोड़ के आस-पास हम पहुँच चुके हैं पूरे हिंदुस्तान में। और इसमें भी 64% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं, जो बिल्कुल 40 ईयर्स के अंदर की एज के लोग हैं, और वो भी मिडिल क्लास के लोग इसमें बिलॉन्ग कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं अगर आज के टाइम पे हम देखें, दुनिया का कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी इंसान अगर भारत का राज्य शासन का बागडोर अपने हाथ में लेता हो, तो 64% लोगों को कभी भी जॉब हायर नहीं करा सकता, पहली चीज़। क्योंकि 50% भी पॉसिबल नहीं है। 50% का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति के पीछे एक को नौकरी देना, जो कभी आधी जनसंख्या को, आधी आबादी को पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जब हम देख रहे हैं कि ट्रेडिशनल के अंदर कल्चर अब बिगड़ते जा रहे हैं, बन नहीं रहे, बिगड़ते जा रहे हैं। बिगड़ इसलिए रहे हैं कि लोग सामान से ज़्यादा दुकानों को सजाने में अब लग गए। लोगों को अब चमक-धमक की चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं। चीज़ें बिक रही हैं कि नहीं बिक रही, लोगों को पूँजी की ज़रूरत पड़ रही है। तो भारत एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे 64% लोगों को कभी अपॉर्च्युनिटी मिला नहीं। लेकिन इस डायरेक्ट सेलिंग के आने की वजह से आज क्या है, हर एक व्यक्ति तक ये जो अपॉर्चुनिटी है, इसकी मिलने की संभावना बढ़ गई है। और हम नज़रों से देख पा रहे हैं कि हर एक व्यक्ति, चाहे कितना भी नेगेटिव हो मार्केट के अंदर, लेकिन वो भारत में नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करना चाहता है, बशर्ते हम उसे समझाने में सफल होंगे। बिल्कुल सही बोला सर आपने, बिल्कुल बहुत ही सहज तरीके से आपने ही बताया कि इस इंडस्ट्री का क्या भविष्य अपने हिंदुस्तान में। सर आपने डे जॉय को ज्वाइन किया और मुझे पता आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, तो जिस दिन से आपने डे जॉय को ज्वाइन किया एज अ बिजनेसमैन, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, एज अ लीडर, आपकी जिंदगी में कौन सारी तब्दीलियां आई, कौन सारे चेंजेस आए, थोड़ा आप उस पर रोशनी डालें। जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा सर कि देशवाई जाने से मेरी ज़िंदगी में एक अनुशासन आया। एक जीने का मकसद आया एजवाय के आने से। क्योंकि इसके नाम में ही वो खूबियाँ थी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मैंने अपने बच्चों का नाम डे एंड जॉय रखा है। बेटे का नाम डे और बेटियों का नाम जॉय रखा है, कि घर के अंदर की जो मेरी खुशी होगी, ये डे जॉय होंगे, और बाहर की खुशी मेरी बिज़नेस डे जॉय होगी। पहली चीज़। तो मुझे एक मकसद मिला। दूसरा चीज़ अगर मैं बात बताऊँ डे जॉय में आने के बाद, तो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मिला कि मेरे पास जो होता था ना, ज़िंदगी के अंदर एक भटकाव थी, अब ठहराव आ गया। क्योंकि मैं हर एक साल में कुछ न कुछ कंपनियाँ किसी न किसी वजह के कारण मैं किसी को छोड़ता था, ड्रॉप आउट करता था, या फिर किसी को पकड़ता था। मन में नेगेटिविटी, बहुत सारी ऐसी विचारधाराएँ आती थी। किसी के प्रोडक्ट की कमी समझ में आती थी, तो कहीं की लीडरशिप अच्छा नहीं समझ में आता था। कहीं मैनेजमेंट में कमी आती थी, तो कहीं और भी कोई चीज़ें आती थी। किसी का बिज़नेस प्लान देख कर के अट्रैक्टिव नहीं होता था, उसकी वजह से हमें समस्या आती थी। तो ये सारी चीज़ें देर से ही सही, लेकिन जब मैंने इसके ऊपर एनालिसिस किया, तो मैंने देखा कि हमारी डेडवाई के अंदर प्रोडक्ट की क्वालिटी की जहाँ तक मैं बात करूँ, तो आज नंबर 1 मैं मानता हूँ अपने जीवन के लिए, क्योंकि मैंने आज तक जितने भी प्रोडक्ट यूज़ किए, मैंने डेडवाई के बराबर के क्वालिटी के किसी कंपनी में प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पे देखी कि जो भी डेडवाई के अंदर जो हमारी मैनेजमेंट है, या जितने भी हमारे कोर टीम है, जो अपने आप को, या जितने हमारे अपलाइन सीरीज हैं, चाहे वो हमारे ग्रेट राजनीतिक सर हो, मैं तो एक बार जोरदार अप्लॉज चाहूंगा मिस्टर राजनीतिक सर के लिए, जिन्होंने जीवन के अंदर मुझे ये मौका दिया कि मैं डिलवाई के अंदर आ जा सकूं। खिलेश महतो सर के साथ मैंने देखा कि वो शालीनता भरा भाव अपलाइन सीरीज में मैंने देखा कि वो क्वालिटी है, कि जो उनके पास समझाने का, वो ये बोलते हैं ना, स्लोली मोशन के साथ जो समझाने का उनका एक्शन है। और विक्रांत सर की जो मैंने एक तेज तरार कैलकुलेशन के साथ हार्ड वर्किंग मैंने उनको देखी, कि इतने कम उम्र में वो इतने सारे किए। कमल जी चौधरी सर को मैंने देखा जीवन के अंदर कि जब वो डेजवाई के साथ आए होंगे, तो वो भी कहीं न कहीं पहले अकेले ही होंगे। जब उन्होंने अकेले सफर तय करके पिछले 18 महीने के अंदर ये कंपनी के सबसे टॉप लेवल पे
आज डायमंड है, तो निश्चित तौर से मेरे पास भी एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं भी यहाँ पे 18 नहीं 36 ही सही, लेकिन मैं भी डायमंड बन सकता हूँ, जीवन की सारी चीजें पा सकता हूँ। तो अगर एक शब्द में मैं कहूँ डेली ज्वाइन करने का वजह, तो मेरे पास बिल्कुल एक विजन है। और विजन ये है कि आज तक मैं जीवन के अंदर एक चीज हमेशा से देखते आया कि मेरे छत्तीसगढ़ के अंदर हर तरह की कंपनियां चली, हर एक लेवल की कंपनी चली कई, लेकिन कभी भी मैंने यूट्यूब के ऊपर अपने छत्तीसगढ़ के लोगों को कोई बड़ा रोल निभाते नहीं देखा, कोई एम्बिशन नहीं देखा। मेरे पास एक मकसद है कि मैं इस छत्तीसगढ़ के अंदर इस बिजनेस की बुनियाद बुनियाद को इतना बड़ा करूं, इतना बड़ा करूं कि जब काम छत्तीसगढ़ में हो रहा हो सर, तो इसका जो नाम है ना, हिंदुस्तान के हर शहर में उसके नाम के झंडे गड़ रहे हैं। बिल्कुल छत्तीसगढ़िया सबसे बड़ी। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा सर, आपकी ख्वाहिश पूरी होगी। जैसा कि आपने अपने बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन मैं आपसे जो नेक्स्ट सवाल जो पूछना चाहता हूँ संजय सर, कि एक अच्छा कामयाब व्यक्ति तो आप हैं, एक लीडर भी आप हैं, आपकी एक टीम भी है जो आपके साथ चलने के लिए तैयार है, कंधे से कंधे मिलाकर। कुछ ऐसा आइडिया हमारे साथ शेयर कीजिए जो नई पीढ़ी आपको सुन रही है, वो आपको सुन करके अपने पर विश्वास करे और वो ये सोचे कि कल भी जो है हमारा वक्त आएगा, हम भी एक कामयाब व्यक्ति संजय सर की तरह बन पाएंगे। तो कुछ आइडियाज हमारे साथ शेयर कीजिए। सर मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आइडियाज तो देखिए समय के हिसाब से बदलते रहते हैं, मौसम और समय के हिसाब से। लेकिन हर इंसान को, यदि मैं चाहता हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि यदि हम डेजॉय के अंदर हैं, इस पूरे एमएलएम इंडस्ट्री में यदि मैं डेजॉय कंपनी के साथ, तो इतनी बड़ी ह्यूज प्रोफाइल है, इसकी सभी चीजें हैं और मुझे यहाँ पे कामयाब होना है, तो सबसे पहले 4 5 6 चीजें हमें करनी होंगी, जो मैं एक एक लाइन में ही बताऊंगा। पहली बिल्कुल हैबिट अपने जीवन के अंदर कि आप सूर्य उदय से पहले उठना सीखें। जो इंसान सूर्य उदय यानी 4 बजे के बाद उठता है, 6 बजे 7 बजे 8 बजे सो करके उठता है, तो मैं समझता हूँ कि उसकी जिंदगी में अगर मकसद है भी, तो सिर्फ पन्ने पे लिखे हुए हैं, वो लाइफ के अंदर इंप्रूवमेंट किए हुए नहीं। तो अगर पहला चीज कुछ कर सकते हैं तो सूर्य उदय से पहले उठे। दूसरी, अगर मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे अगर कहूँ, ये कहूंगा कि अपने जीवन के अंदर अपने लाइफ अपलाइन, जिसको हम कहते हैं जीवन का अपलाइन, अपलाइन चूंकि यहाँ पे सर नहीं होते, मेरा ऐसा मानना है कि अपलाइन सर कभी नहीं होता, बल्कि अपलाइन एक अवसर होता है। तो हमेशा से उस अवसर की तलाश करें और पहली फोन उनको करके ही किसी काम की शुरुआत करें। तीसरी, अगर मैं अपने तरफ से बात करूं, तो लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। बिल्कुल यदि इस बिजनेस के अंदर हम हैं, तो हमें सीखने की गुण होनी चाहिए और सीखने की गुण के साथ साथ एक अच्छी स्किल के लिए हमें बातचीत करने का सलीका सीखना चाहिए पहले। क्योंकि यदि हम बातचीत करने का सलीका नहीं सीखेंगे, कब किसके साथ कैसे बात करना है, कब किसको हमें किस लैंग्वेज में जवाब देने हैं, कहाँ पे कैसे क्या काम करना है, तो निश्चित तौर से हम क्या है, असफल इंसान हो जाएंगे। और चौथी चीज अगर मैं बात बताऊं, कनेक्टिविटी, ये एक जो शब्द है कनेक्टिविटी, तो ये कनेक्टिविटी में सबसे पहला कनेक्टिविटी होता है अपलाइन। मेरा ऐसा मानना है कि आप अपने एक्टिव अपलाइन के साथ कनेक्ट रहिए। दूसरी, अगर कनेक्टिविटी की बात करूं, तो आप अपनी टीम के साथ कनेक्ट रहिए, अपने कंपनी के साथ कनेक्ट रहिए, अपने कंपनी के हर एक प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट रहिए, अपने कंपनी के मैनेजमेंट और सारी नॉलेज के साथ कनेक्ट रहिए। तो निश्चित तौर से कभी नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी होगा ही नहीं, जगह ही नहीं मिलेगा। तो आपके जो दायरे हैं कामयाबी, वो बढ़ते ही चले जाएंगे वो सब। पांचवी, अगर मैं बात करूं, तो इंसान को ड्रीमर होना चाहिए, और वो भी कैसा ड्रीमर, ये नहीं कि मुझे ये वेरना का कार लेना है तो ऐसे नहीं आ जाए। अगर वेरना का कार वाकई में लेना है, तो उसके लिए हमें किस कलर का लेना है, कितने रुपए का है, आपको पता होना चाहिए, कौन सा डेट होना चाहिए, कितना तारीख होना चाहिए, एग्जैक्ट आपके डायरी में नोट होना चाहिए। और सिर्फ नोट होकर के वो डायरी बंद होकर अलमारी में या बैग में नहीं होना चाहिए, बल्कि हर एक दिन एक ड्रीमर अपने डायरी के उस पेज को खोलता है, तो खोलने के बाद उसे देखता है कि मुझे क्या करना है, और वही चीजें उसे एनर्जी देगी और वो निश्चित तौर से आगे बढ़ता चला जाएगा। उसे कहीं से भी ज्यादा बाहर मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से। इसके बाद अगर मैं कुछ बात करूं, तो डेली एनालिसिस होना चाहिए अपने बिजनेस। आपने दिन भर में क्या काम किया, आपकी टीम ने क्या क्या काम किया, एक एक मिनट ही सही, व्हाट्सएप पे सही, मैसेज से सही, कुछ टॉप लीडरों के साथ ही सही, लेकिन टॉकिंग होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, कॉलिंग होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज कि यहाँ पे पैसा कमाने से ज्यादा जरूरत है टीम बनाना। तो आप हर वो काम करें जिससे आपकी टीम बन सके। टीम क्रिएशन के ऊपर यदि हम ज्यादा फोकस करेंगे, तो पैसे, गाड़ी और दौलत ये आसान चीजें हैं, ये सेकेंडरी रूप में, मेरा ऐसा मानना है कि सेकेंडरी रूप हो जाता है।
बहुत ज़बरदस्त सर, बहुत ज़बरदस्त। बहुत अच्छा आपने सुझाव दिया सर। मेरे ऑडियंस को भी शायद आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। सर डेजॉय का प्रोडक्ट जो कि हम लोग तारीफ करते हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा कैसे आप जस्टिफाई करेंगे कि डेजॉय का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है? कैसे आप जस्टिफाई करेंगे कि डेजॉय का प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड है और लोगों को फायदा पहुंचाएगा? थोड़ा इसके बारे में जानकारी दें। जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगा कि किसी को ये कहना उचित नहीं है कि हमारे पास सीबोफ्टोन है 99.9% से ये है करके तुझे विश्वास नहीं हो। मैं समझता हूँ कि अपने प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, एफएडी जो इसका एक फ़ॉर्मूला है, वो रखने के बाद उस इंसान से प्यार से एक ही बात करें कि भाई साहब, अगर मैं आपके घर पे आया हूँ और आप हमें 1 कप चाय देते हैं, तो मैं ये कैसे बता पाऊँगा कि आपने जो चाय दिया है उसमें नमक मिला है या शक्कर मिला है? जब तक मैं पीऊँगा नहीं, कभी उसका स्वाद और उसके गुणों का बखान नहीं कर सकता। इसलिए मैं भी कहता हूँ कि आप हमारे प्रोडक्ट को पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें नहीं। पहले इस्तेमाल करें, फिर प्रचार करें। ये मेरा फ़ॉर्मूला है। विश्वास करेंगे, प्रचार करें। जब आप यूज़ करेंगे, तो निश्चित तौर से आप बता पाएँगे, क्योंकि यहाँ पे मैं बिज़नेस नहीं कर रहा हूँ, मैं एक वाहक का, ट्रांसपोर्टर का काम कर रहा हूँ, प्रोडक्ट को आपके घर में पहुँचाने का। रियलिटी तो ये है कि हमारा प्रोडक्ट व्यापार करता है और वो प्रोडक्ट हमें खींच के आगे ले जा रहे हैं। तो जो मेरी थिंग्स है कि पर्सनली, कि मैं इस प्रोडक्ट को पहले पहुंचाऊं तो लोगों तक। अब मैं घर पे ला करके यदि 10 को सी को रिच वेरी एस प्लस रख ही लिया हूँ, लेकिन मैं उसकी चर्चाएं कभी किसी के पास कर नहीं रहा हूँ, उसे किसी को यूज नहीं करा रहा हूँ, स्वयं ही यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं कैसे जानूंगा? तो सबसे पहला थिंग्स है कि स्वयं यूज करें। जब यूज करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि इसके कलर कैसे हैं, इसके स्वाद कैसे हैं, ये 7 दिन में काम करता है कि 10 दिन में काम करता है, ये किसी पेशेंट को दे रहे हैं या फिर एक हेल्थी इंसान को हम दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका जो रिजल्ट दिखेगा, वो जो एक एनर्जी देगा, आपके अंदर एक फीलिंग्स आएगी कि अब हम चलते हैं इस प्रोडक्ट की चर्चा करते हैं। तो प्रोडक्ट की फर्स्ट बड़ी बात नहीं है, बात यह है कि आपके पास वो फीलिंग्स होनी चाहिए। वो फीलिंग्स होनी चाहिए। अगर हम प्रोडक्ट यूज किए और हमारे पास कोई फीलिंग्स नहीं है, तो हम कभी किसी को ये नहीं कह सकते कि ये प्रोडक्ट बिल्कुल सही है, क्योंकि दूसरों से सुनकर और किताबों से पढ़ करके अगर हम किसी को बताते हैं, तो वही वाली बात है कि आंखों से देखा, कानों से सुना। तो सामने वाले को आंखों से दिखाया और कानों में सुनाया, तो कान से बाहर निकल जाएगा। लेकिन यदि मैंने उसे यूज किया, तो उसके सामने, उसके पास भी एक दिल है, हमारे पास भी एक दिल है, और दिल का काम है फील करना, महसूस करना। तो सब बात जो है ना, एक हाथ से दूसरे हाथ तक लगती है, फील होती है। लेकिन एक और जब सर, हम यूज करेंगे, हाँ सर, बोलिए बोलिए संजय सर। हाँ, तो जब हम इसे यूज करेंगे तब। लेकिन हम यूज नहीं करेंगे और फिर वही कहेंगे कि नहीं, सी वक्त तो पीला है, या हिमालय के लद्दाख क्षेत्र में मिलता है, इसमें विटामिन सी 80 गुना ज्यादा है, ऐसा है वैसा। उसको क्या पता विटामिन सी विटामिन ए क्या है? लेकिन अगर हम पीते हैं, मैं ऐसा समझता हूँ, क्योंकि मेरी जो इन्वायरमेंट है, माहौल है, वो ज्यादा एजुकेटेड लोगों का तो है, पर इतने भी ज्यादा जागरूक लोग नहीं है जो इन सब चीजों को भी महत्व दे पाए। तो इन सब चीजों को अगर हम समझाने की कोशिश करें, तो मैं समझता हूँ कि पहले यूज कराएं, सबसे पहले उनको यूज कराएं, कि आप यूज तो करो। और जब भी यूज कराएं, कई लोगों को मैंने देखा है कि सर एक डब्बा यूज करो, एक डब्बा में कुछ नहीं होता, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैं भी मेडिकल लाइन से हूँ। तो मैं बिल्कुल। समझता हूँ कि आयुर्वेद के जितने भी प्रोडक्ट हैं, वो भले फूड सप्लीमेंट में हो, लेकिन उसका जो दायरा है वो 90 डेज का होता है। अगले 30 दिन में बॉडी की वो क्लींजिंग करेगी, अगले 30 दिन के अंदर वो आपकी बॉडी को बैलेंसिंग करेगी, और अगले 30 दिन में आपके सेल्स को एक्टिवेट करके उसे डिपेंडर बनाएगा। तो कहीं ना कहीं ये 90 दिन का प्रोसेस है। तो जिसे भी आप प्रोडक्ट दें, 3 महीने के कोर्स के साथ दें, और उसके ऊपर जो चैलेंज लेना है आप ले लो। मैं 100% मेरा विश्वास कहता है, क्योंकि मैं पहले से भी, कुछ लोग जानते हैं कि मैं रिटेल बहुत ज्यादा करता रहता हूँ, यही कारण है। तो मैं लोगों को डायरेक्ट बोलता हूँ कि 3 महीने आप मेरा प्रोडक्ट यूज करो। अगर प्रोडक्ट में हमारी जो जिस चीज के लिए आप ले रहे हो, टाइम टू टाइम, क्योंकि मुझे पता रहता है, यदि 1 लीटर का मेरे पास सी या रिच बेरी है, तो वो मैं 30 ml उसे 3 टाइम हायर कराता हूँ। हालांकि हमें प्रिस्क्रिप्शन में ये बताया जाता है सुबह शाम देना है, लेकिन मैं रियली में मैं 3 टाइम ही देता हूँ। तो एक दिन में 90 ml यदि हमारा प्रोडक्ट निकलता है, तो 1 लीटर मैक्सिमम मैं समझता हूँ कि 10 दिन या 15 दिन तक डोजेज जाता है, हार्डली अगर वो करता है। तो महीने में जब 2 सेट के साथ वो यूज करेगा, तो 12 से 15 सेट यूज करेगा। शरीर की कोई भी प्रॉब्लम होगी ना, डेफिनेटली मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ कि उसकी सारी प्रॉब्लम खत्म कर देगा। बहुत अच्छा सर। सर जैसा कि आप काफी विस्तार से आपने बताया डेजॉय के प्रोडक्ट्स के बारे में, आप कैसे प्रमोट करते हैं, बहुत अच्छा। सर मैं चंद बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन हमारे डेजॉय के मैनेजमेंट के बारे में, जो भी आप फील करते हैं उन लोगों के बारे में, वो हम लोग सुनना चाहते हैं सर आपसे।
सबसे पहले तो मैं अपने सीएमडी सर मिस्टर शंभू अग्रवाल सर के लिए ईश्वर से ये विनती करता हूँ, भगवान श्री कृष्ण से, कि जीवन के अंदर कम से कम मैं समझता हूँ कि मेरी तरफ से भगवान जितनी भी उनकी आयु होगी ना उसमें 10 साल और इजाफा कर दे। जी क्योंकि अगर 10 साल और इजाफा हो गया ना तो निश्चित तौर से हम इंडिया के अंदर ना नंबर 1 होंगे और हमारी जिंदगी के मकसद पूरे हो जाएंगे। जी इसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे दो यंगस्टर एमडी सर, जो मिस्टर अग्रवाल अनमोल अग्रवाल सर और मिस्टर दिव्यांश अग्रवाल सर के लिए, कि वाकई में मैं जितनी भी तारीफ करूं वो मेरे लफ्जों में कम है। मैं पूरी में फर्स्ट टाइम सर के साथ मिला हुआ था, लेकिन मैंने आज मैं एक साथ बोल रहा हूँ दोनों भाई, क्योंकि जब दोनों सर को मैंने स्टेज पे सुना था तो दोनों की एक विजन थी कि हम अपने पापा से 5 गुना ज्यादा बिजनेस एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं अगले 5 सालों के अंदर। तो ये जो एक फीलिंग्स थी